हेलो दोस्तों, लर्नेड भैया में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी के बायोलॉजी के 500 वीवीआई वन लाइनर क्वेश्चन और आंसर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन पर जाने से पहले हम अध्याय को हम देख लेते हैं। तो विषय सूची को देखते हैं। लेसन 1 में हम जीव जगत को देखेंगे। लेसन 2 के कोशिका में हम लेसन 3 में हम कोशिका के विभाजन, मिटोसिस और मियोसिस को पढ़ेंगे। लेसन 4 में हम जैव अणु पढ़ेंगे। तो इनके सारे वन लाइनर क्वेश्चन को हम करेंगे जो भी आई रहेंगे। लेसन 5 में हम पादप जगत पढ़ेंगे और लेसन 6 में जंतु जगत, लेसन 7 में पादप कार्यकी और लेसन 8 में मानव पाचन तंत्र। लेसन 9 में हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र। लेसन 10 में हम पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र। लेसन 11 में हम पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र। लेसन 12 में पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र और लेसन 13 में पढ़ेंगे अंतःस्रावी तंत्र और हार्मोन यानी एंडोक्राइन सिस्टम। लेसन 14 में पढ़ेंगे जनन तंत्र। 15 में पढ़ेंगे आनुवांशिकीय विकास। 16 में पढ़ेंगे जैव प्रौद्योगिकी। 17 में पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। 18 में रोग एवं प्रतिरोध रक्षा तंत्र। और 19 में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक नाम और 20 में मिश्रित प्रश्न। तो इस आधार पर 20 से 21 लेसनों को यहाँ डिजाइन किया गया है जो कि वन लाइनर फैक्ट होगा और सारे वन लाइनर फैक्ट भी आई होंगे। ठीक है, तो चलिए वन लाइनर फैक्ट पर चलते हैं जो कि भी आई होंगे और PYQ पर बेस्ड होगा और लेसन बाय। तो चलिए लेसन पर बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया लेसन 1 बाय चलेंगे। तो लेसन के अनुसार से पहला लेसन था जीव जगत। तो जीव जगत के पहले प्रश्न है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो लेमार्क और ट्रेविनस ने। लेमार्क तथा ट्रेविनस ने। ठीक है, और दूसरा प्रश्न है जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु। जनक पूछे तो अरस्तु। और जीव विज्ञान का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो लेमार्क और ट्रेविनस ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो थियोफ्रेस्टस। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को। दिवनाम पद्धति की जनक कौन है? तो कैरोलस लिनियस। 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? RH विहेटकर। जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये प्लेंटोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये माइकोलॉजी कहलाता है। और वही शैवालों का अध्ययन पूछा जाए तो ये फाइकोलॉजी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑर्निथोलॉजी। मछलियों का अध्ययन पूछा जाए तो इक्थियोलॉजी। कीटों का अध्ययन पूछा जाए तो एंटमोलॉजी। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न बढ़ते हैं।
सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑपियोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी। रुधिर तंत्र का अध्ययन या रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। अकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? हेपेटोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। मृदा का अध्ययन पीडोलॉजी। तो ये लेसन 1 समाप्त होता है, जीव जगत। अब हम दूसरे लेसन पर आ गए हैं, कोशिका। ठीक है, तो कोशिका में के हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हैं। कोशिका की खोज किसने और कब की थी? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो जीवित कोशिका की बात किया जाए तो एंटोनी वान लीवनहॉक 1674 में। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। ये ध्यान रखिए जाए, कोशिका की खोज या मृत कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने, जीवित कोशिका तो एंटोनी वान लीवनहॉक। कोशिका सिद्धांत की बात किया जाए तो स्लाइडन एवं स्वान ने किया था। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो अंडाणु। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका तो शुक्राणु। प्रकृति में सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? तो ये शुतुरमुर्ग का अंडा। प्रकृति में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो ये माइकोप्लाज्मा है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये सेल्यूलोज को बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। कोशिका का आतयात प्रबंधक किसे कहा जाता है? तो ये गोल्जी काय को कहा जाता है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? तो केंद्रक को यानी न्यूक्लियस को कहा जाता है। केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी। पत्तियों का रंग किसके कारण होता है? हरा रंग किसके कारण होता है? तो ये क्लोरोफिल या हरितलवक के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो लाइकोपिन के कारण लाल रंग होता है। गाजर का जो नारंगी या लाल रंग है किसके कारण होता है? तो केरोटीन के कारण होता है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के किस भाग में पाया जाता है? तो ये केंद्रक तथा माइटोकॉन्ड्रिया व क्लोरोप्लास्ट में। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो वाल्डेयर ने की थी गुणसूत्र की खोज। तारक काय किसमें पाया जाता है? तो ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो ये लवक और कोशिका भित्ति।
लवक और कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। राइबोसोम की खोज किसने की थी? जॉर्ज प्लेड। अब हम कोशिका विभाजन की ओर बढ़ते हैं, तीसरे लेसन की ओर। कोशिका विभाजन में हम माइटोसिस और मियोसिस को हम पढ़ेंगे। तो चलिए इस पर आते हैं। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो विर्चाऊ ने देखा था 1855 में। समसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? तो कायिक कोशिकाओं में होता है समसूत्री विभाजन। बात करें अर्धसूत्री विभाजन की, तो ये किस प्रकार की कोशिकाओं में होती है? तो अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होती है। बात करें असूत्री विभाजन यानी एमिटोसिस किन जीवों में होता है? तो जीवाणु में, नीले हरे शैवाल, ईस्ट, अमीबा आदि जीवों में। समसूत्री विभाजन मिटोसिस की बात करें तो इसकी खोज की थी वाल्थर फ्लेमिंग। अर्धसूत्री विभाजन की खोज की बात करें यानी मियोसिस की, तो इसकी खोज की थी विजमैन ने, विजमैन एवं फार्मर ने। कोशिका चक्र की सबसे लंबी प्रवास्था कौन सी है? तो इंटरफेज। डीएनए का संश्लेषण कोशिका चक्र की किस प्रवास्था में होता है? तो एस फेज में होता है यानी संश्लेषण प्रवस्था में। समसूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था कौन सी है? तो प्रोफेज। समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था कौन है? एनाफेज। सबसे लंबी अवस्था पूछा जाए तो प्रोफेज और छोटी तो एनाफेज। गुणसूत्रों का आकार अध्ययन किस अवस्था में सबसे अच्छे से किया जा सकता है? तो मेटाफेज में। क्रॉसिंग ओवर की घटना किस विभाजन में होती है? तो ये अर्धसूत्री विभाजन में होती है। क्रॉसिंग ओवर अर्धसूत्री विभाजन की किस उप अवस्था में होती है? तो पैकिटिन में होती है। कियाजेमेटा का निर्माण किस अवस्था में होता है? डिप्लोटिन में। केंद्रक झिल्ली किस अवस्था में गायब हो जाता है? तो प्रोफेज के अंत में। मानव शरीर में गुणसूत्रों की कुल कितनी संख्या होती है? 46 संख्या होती है। जोड़े में बात करें तो ये 23 जोड़े होते हैं। एक समसूत्री विभाजन के बाद एक पैतृक कोशिका से कितनी संतति कोशिकाएं बनती है? तो इससे 2 बनती है। एक अर्धसूत्री विभाजन के बाद कुल कितनी संतति कोशिकाएं बनती है? 4। समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप बनी संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो पैतृक कोशिका के समान होती है यानी डाइप्लोड। अर्धसूत्री विभाजन के बाद संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? पैतृक कोशिका की आधी। कोशिका द्रव्य का विभाजन क्या कहलाता है? साइटोकाइनेसिस। केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? कैरियोकाइनेसिस। कोशिका पट का निर्माण किस कोशिका के विभाजन के समय होता है? तो ये पादप कोशिका के समय। विदलन विधि द्वारा कोशिका द्रव्य का विभाजन किसमें होता है? जंतु कोशिका में। अनियंत्रित समसूत्री विभाजन में के कारण कौन सा रोग होता है? तो ये कैंसर रोग होता है अनियंत्रित समसूत्री विभाजन के कारण। चलिए अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं। अगला अध्याय में हम पढ़ेंगे जैव अणु। तो चलिए बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते हैं। पहला प्रश्न इसमें हम देखते हैं, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन और क्रिक ने
जो कि 1953 ईस्वी में दिया था। शरीर को तुरंत ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो कार्बोहाइड्रेट, मुख्यतः ग्लूकोज से। शरीर का लगभग 15% भाग किससे बना होता है? तो ये 15% भाग प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन का निर्माण किस मूल इकाई से होता है? तो ये 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से होता है। दो अमीनो अम्लों के बीच कौन सा बंध पाया जाता है? तो ये पेप्टाइड बंध पाया जाता है। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी है? तो ये फ्रक्टोज, जो कि ये फलों की शर्करा होती है। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो ये लैक्टोज पाई जाती है। टेबल शुगर किसे कहा जाता है? ये सुक्रोज को टेबल शुगर कहा जाता है। बात करें रक्त शर्करा की, किसे कहा जाता है? तो ये ग्लूकोज को। जंतुओं में संचित भोजन किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में। पादपों में संचित भोजन किस रूप में रहता है? स्टार्च के रूप में। डीएनए में एडेनिन हमेशा किसके साथ जुड़ता है? तो ये थाइमिन यानी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। डीएनए में साइटोसिन हमेशा किसके साथ जुड़ता है? ग्वानिन यानी के 3 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा नाइट्रोजन बेस पाया जाता है? यूरेसिल। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने 1911 ईस्वी में। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो विटामिन बी और सी को जल में घुलनशील विटामिन कहा जाता है। और वसा में घुलनशील विटामिन बात किया जाए तो ए, डी, के। ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल एसिड या कैल्सीफेरोल। किस विटामिन की कमी से सक्रिय रोग होता है? विटामिन सी। किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? विटामिन बी12। और विटामिन बी12 को साइनोकोबालामिन कहा जाता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन के, और इसे रासायनिक नाम फिलोक्विनोन के नाम से जानते हैं। एंजाइम्स मूल रूप से क्या होते हैं? तो ये प्रोटीन्स होते हैं। ऊर्जा की मुद्रा किसे कहा जाता है? तो एटीपी को यानी एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट को कहा जाता है। अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं। अगला अध्याय है पादप जगत। पादप जगत की ओर बढ़ते हैं तो इनका पहला प्रश्न है, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो ये थाइलोफाइटा। किस वर्ग के बीजों में, किस वर्ग के पौधों के बीजों में बीज होते हैं परंतु फल नहीं होते हैं? तो इन्हें अनावृत बीजी कहा जाता है यानी जिम्नोस्पर्म। पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को। शैवाल किस पादप वर्ग के अंतर्गत आता है? तो ये थाइलोफाइटा के अंतर्गत आता है। सबसे बड़ा आवृत्तिबीजी वृक्ष कौन सा है? तो यूकेलिप्स। सबसे छोटा आवृत्तिबीजी पौधा कौन सा है? तो विलुफिया। सबसे बड़ा पुष्प किस पौधे का होता है? रेफ्लिसिया। सबसे छोटा पुष्प किस पौधे का होता है? वुलफिया। आप सबसे छोटा आवृत्ति बीज पूछे या सबसे छोटा पुष्प पूछे, किसका होता है? वुलफिया का। सबसे बड़ा बीज किस पौधे का होता है? लोडोसिया। सबसे छोटा बीज किसका होता है? आर्किड। जीवाणु की खोज किसने की थी? एंटोनी वान लीeuwenhoek। लाइकेन किसके साथ जीवी संबंध से बनते हैं? तो कवक और शैवाल से। लिटमस पत्र किससे प्राप्त किया जाता है? रोसेला नामक लाइकेन से।
संसार का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? सिकोया, जिसे जिम्नोस्पर्म के नाम से जानते हैं। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? तो साइकस से। चिलगोजा किस पौधे के बीज से प्राप्त होता है? पाइनस। जीवित जीवाश्म किस पौधे को कहा जाता है? साइकस और जिंकोगो बाइलोबा। फर्न किस पादप वर्ग में आता है? टेरिडोफाइटा। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का उपयोग होता है? तो ईस्ट, जिसे सैक्रोमाइसिस के नाम से जानते हैं। कौन सा शैवाल आंतरिक छात्रियों के लिए भोजन ऑक्सीजन का स्रोत है? तो क्लोरेला। लाल सागर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो टाइकोडेसिमियम एरिथियम नामक नीले हरे शैवाल के कारण। आयोडीन किस शैवाल से प्राप्त किया जाता है? तो लेमिनेरिया के द्वारा। बीजांड का निर्माण किसमें नहीं होता है? थैलोफाइटा, ब्राइवोफाइटा और टेरिडोफाइटा। नग्न बीज वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो ये अनावृत बीजी कहलाते हैं। अब जंतु जगत के हम वन लाइनर फैक्ट को करेंगे, तो चलिए जंतु जगत में बढ़ते हैं। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो ये मोलस्का। स्पंज किस संघ के जीव है? पोरीफेरा। जेलीफिश और हाइड्रा किस संघ के जंतु हैं? तो ये दोनों सिलेंट्रेटा संघ के हैं। ठीक है, सिलेंट्रेटा। इसे सिंड्रिया के नाम से भी जानते हैं, सिंड्रिया। फीता कृमि टेपवार्म किस संघ में आता है? तो प्लेटी हेलमिन्थेस में आता है। केचुआ और जोक किस संघ के अंतर्गत आता है? एनेलिडा में। किसानों का मित्र केचुआ को कहा जाता है। कीटों में कितने जोड़ी पैर होती हैं? 3 जोड़ी पैर होती हैं। 3 जोड़ी यानी 6 पैर। ऑक्टोपस किस संघ का जंतु है? मोलस्का। ऑक्टोपस के रंग कैसा होता है? नीला। इसी कारण से इसे हीमोसाइनिन के कारण से नीला रंग होता है। तारा मछली किस संघ के जंतु हैं? इकानोडर्मेटा। सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? नीली व्हेल। सबसे छोटा स्तनधारी जीव छछूंदर। ऐसे स्तनधारी कौन है जो अंडे देते हैं? एकिडीना और प्लेटिपस। उड़ने वाला एकमात्र स्तनधारी जीव कौन है? चमगादड़। पक्षियों का हृदय कितने कक्षक में बांटा होता है? 4। मछलियों का हृदय कितने कक्षों वाला होता है? 2 कक्ष। उभयचर का हृदय कितने कक्षों का होता है? 3 कक्ष। मगरमच्छ का 4 कक्ष। यह सरीसृप होकर भी यह अपवाद है। दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। दुनिया का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। डॉल्फिन किस वर्ग का प्राणी है? स्तनधारी। समुद्री घोड़ा क्या है? एक प्रकार की मछली है। मेढक श्वसन किसके द्वारा लेता है? तो ये त्वचा, फेफड़ी और मुख गुहा द्वारा। मकड़ियों में कितने पैर होते हैं? 8 पैर होते हैं, इसीलिए कीट वर्ग में नहीं आती। अब बात करते हैं पादप कायिकी की। तो पादप कायिकी में हम प्रश्नों पर आते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होती है? तो ये लाल रंग में।
प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है? तो सबसे कम होती है बैंगनी और बैंगनी या तो हरे रंग में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो ये जल के अपघटन से आती है। वाष्पोत्सर्जन मापने वाला यंत्र कौन सा है? फोटोमीटर। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संवहन किसके द्वारा होता है? तो ये जाइलम के द्वारा होता है। पादपों में निर्मित भोजन को पौधे के अलग अलग भागों तक कौन पहुंचाता है? तो ये फ्लोएम पहुंचाता है। पौधों की वृद्धि मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? जगदीश चंद्र बोस ने। पौधों में ऑक्सिन हार्मोन की खोज किसने की थी? डार्विन ने 1880 ईस्वी में। कौन सा पादप हार्मोन फलों की प्राकृतिक रूप से पकाने में सहायक होता है? एथिलीन, जो कि एकमात्र गैसीय हार्मोन है। कौन सा पादप हार्मोन बीजों को सुसुप्ता अवस्था से बाहर निकालता है? जिब्रेलिन। कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? साइटोकाइनिन। वृद्धि रोधक हार्मोन कौन सा है? एबिसिसिक एसिड। एबिसिसिक एसिड, ठीक है। फूल खिलाने वाला हार्मोन किसे कहा जाता है? तो फ्लोरिजेंस को कहा जाता है फूल खिलाने वाला हार्मोन। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? अपचयन होता है ग्लूकोज में। पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? तो रंध्रों द्वारा, यानी स्टोमेटा के द्वारा। रंध्र क्या होता है? छिद्र को रंध्र कहा जाता है। पर्णहरित कौन सी धातु में पाई जाती है? तो मैग्नीशियम। पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। कीटभक्षी पौधे किस प्रकार की मिट्टी में उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है? वीनस फ्लाईट्रैप और पिचर प्लांट। जिसे घटपर्णी किस प्रकार के पौधे होते हैं? तो ये कीटभक्षी पौधे होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है? तो ये क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है? तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। बीज रहित फलों के निर्माण में कौन से हार्मोन सहायक हैं? ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स। पौधों में प्रकाश की ओर मुड़ने की गति क्या कहलाती है? तो फोटोट्रोपिज्म कहलाती है। गुरुत्वाकर्षण के प्रति पौधों की जड़ों की गति क्या कहलाती है? जियोट्रोपिज्म कहलाती है। चलिए अगला लेसन में आ गए। अगला लेसन है मानव पाचन तंत्र। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ये छोटी आंत में संपन्न होता है। मानव आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो 8 से 10 मीटर होती है। फीट में बात करें तो 30 से 32 फीट होती है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। टाइलिन एंजाइम किसका पाचन करता है? स्टार्च का। लार का पीएच मान कितना होता है? लगभग 6.8, जो कि हल्का अम्लीय होता है। अमाशय से स्रावित होने वाला मुख्य अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अमाशय में प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से कौन सा एंजाइम करता है? पेप्सिन। दूध की प्रोटीन, यानी दूध की प्रोटीन क्या होता है? कैसिन। कैसिन को पचाने या थक्का बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ये रेनिन है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये यकृत। पीत रस का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? यकृत में।
पीत रस कहाँ संचित रहता है? पित्ताशय में। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय। कौन सी ग्रंथि अंततः स्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार की है? तो ये अग्नाशय। वसा को पचाने में कौन सा एंजाइम मुख्य रूप से भूमिका निभाता है? लाइपेज। प्रोटीन को पेप्टाइड्स और अमीनो अम्ल में कौन सा एंजाइम बदलता है? तो ट्रिप्सिन। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? दांत का एनिमल। मनुष्य के जीवन काल में कितने बार दांत दो बार विकसित होते हैं? तो ये 20 दांत होते हैं, ये दूध के दांत। ठीक है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? तो ये 20 दांत है, दूध के दांत कहा जाता है। छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? 6 से 7 मीटर। पचे हुए भोजन का अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ होता है? छोटी आंत के विलाई में। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? जल का अवशोषण। अपेंडिक्स मानव शरीर में कैसा अंग है? अवशेषी अंग है। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु की जांच में कौन सा अंग महत्वपूर्ण सुराग देता है? तो ये यकृत, लीवर। पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? यकृत यानी लीवर में ही। कार्बोहाइड्रेट का पाचन शरीर से कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख गुहा से। चलिए अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं फिर। तो श्वसन तंत्र की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, मानव शरीर में मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? फेफड़े। फेफड़े को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? प्लूरल झिल्ली कहलाती है। मनुष्य की श्वास नली की लंबाई लगभग कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर। श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय फेफड़ों में कहाँ होता है? वायुकोश एल्वियोलाई में। सामान्य स्थिति में मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? 12 से 16 बार प्रति मिनट होती है। ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में किसके द्वारा होता है? तो हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त में मुख्य रूप से किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में, जो कि लगभग 70% होता है। श्वसन केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होता है? मेड्यूला ऑब्लोंगाटा में। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में होती है? कोशिका द्रव्यों में। क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। वायवीय श्वसन के अंत में कुल कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं? 36 या 38 एटीपी प्राप्त होते हैं। अवायवीय श्वसन में कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं? 2 एटीपी। क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। अवायवीय श्वसन के अंत में कुल कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं? 36 या 38। अवायवीय श्वसन में कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं? 2 एटीपी। ठीक है, इसमें वायवीय श्वसन में बात करें तो 36 या 38, अवायवीय में 2 एटीपी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मांसपेशियों में थकान किस अम्ल के जमा होने के कारण होती है? लैक्टिक अम्ल के। किण्वन किस प्रकार का श्वसन है? अवायवीय श्वसन। जलीय जीव जैसे मछली श्वसन किसके द्वारा करते हैं? गिल्स या गलफडे द्वारा। केचुए में श्वसन किसके द्वारा होता है? नम त्वचा के द्वारा।
कीटों में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो श्वास नली यानी ट्रेकिया द्वारा। बिच्छू और मकड़ी में श्वसन अंग क्या कहलाते हैं? विंग लंग्स। भोजन निकलते समय श्वास नली को कौन बंद रखता है? एपिग्लोटिस। मनुष्य के दाएं फेफड़े में कितने पिंड होते हैं? 3। मनुष्य के बाएं फेफड़े में कितने पिंड होते हैं? 2। विश्राम अवस्था में एक बार में ली गई हवा का आयतन कितना होता है? लगभग 500 ml। ऊंचाई पर जाने पर मनुष्य की श्वसन दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? श्वसन दर बढ़ जाती है। नवजात शिशु की श्वसन दर कितनी होती है? लगभग 30 से 40 बार प्रति सेकंड। चलिए अगले प्रैक्टिस की ओर बढ़ते हैं। अगला है परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में। मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा शरीर के भाग का लगभग कितना प्रतिशत होता है? 7%। और लगभग बात करें तो 5 से 6 लीटर होती है। ब्लड किस प्रकार का उत्तक है? तो एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4, जो कि हल्का क्षारीय होता है। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो ये प्लाज्मा कहलाता है, जो रक्त का 55% भाग होता है। लाल रक्त कणिकाओं आरबीसीएस का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। पूर्ण अवस्था में आरबीएससी का निर्माण कहाँ होता है? तो अकृत और प्लीहा में। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 20 से 120 दिन होती है। आरबीसी का कर विस्तारण किसे कहा जाता है? तो प्लीहा यानी तिल्ली को। लाल रक्त यानी रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? शरीर को रोगों से बचाना। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल सामान्यतः कितना होता है? 2 से 4 दिन तक होता है, या कुछ दिन सप्ताह तक। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? तो मोनोसाइट से। रक्त का थक्का कौन सी कोशिकाएं सहायता करती होती है? प्लेटलेट्स। रक्त का समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। सर्वदाता रक्त ओ नेगेटिव, सर्वग्राही रक्त AB प्लस। आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर और वीनर ने रिसर्च बंदर में। शुद्ध रक्त का प्रवाह किन वाहिकाओं में होता है? धमनियों में। अशुद्ध रक्त का प्रवाह किन वाहिकाओं में होता है? तो ये शिराओं में। अपवाद किस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है? फुफ्फुस धमनी में। अपवाद बात करें तो किस शिरा में शुद्ध रक्त बहता है? तो फुफ्फुस शिरा में। मानव हृदय कितने कक्षों में बटा होता है? तो 4 कक्ष में, 2 आलिंद 2 निलय। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला पेसमेकर कहाँ स्थित होता है? दाएं आलिंद में यानी एसी नोड में। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120 प्रति 80 mmHg। ठीक है, तो ये 500 सीरीज को हम 2 पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट में हम 250 को किए, 250 वन लाइनर सीरीज को, और सेकेंड पार्ट में हम 250 से नेक्स्ट को करेंगे 500 तक। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।